देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बार थियरी देखना अपने आप समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी लर्निंग लॉ, यानी जो द्वितीयक या गौड़ नियम है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। सेकेंडरी लॉ पहचानना है, वहां प्राइमरी कौन सा नहीं है ये पहचानना था। बहुत बढ़िया दीक्षा। यहां सेकेंडरी कौन सा है ये पहचानना है। बताइए एक बार, मेरे सारे सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ रेडीनेस, अगर ये भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो मतलब आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, आपके बेसिक्स हिले हुए हैं। अगर आज के क्वेश्चन आपसे ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आपका ध्यान नहीं था पढ़ने में, ये मान लेना। तो सेकेंडरी लॉ लर्निंग लॉ किसको कहेंगे? आपको पता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, जिसमें यूज और डिसयूज का सिद्धांत था, ये तो प्राइमरी लॉ है, मुख्य लॉ है, प्राथमिक है। प्रभाव भी प्राथमिक है, रेडीनेस भी प्राथमिक है। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स के आपके सामने एक सिचुएशन आती है तो बहुत सारी अनुक्रियाएं, बिल्ली ने कई सारे रिस्पॉन्स दिए तब जाकर के सही रिस्पॉन्स तक पहुंच पाई, ये सेकेंडरी लॉ है, द्वितीयक है, ये गौड़ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। What is the relationship between negative reinforcement and punishment? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। कई लोगों को इतना कंफ्यूजन रहता है इन दोनों चीजों में, हालांकि मैंने बहुत क्लियरली समझाया था आपको। देखिए, पूछा है क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक पुनर्बलन और पनिशमेंट का। नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है ये पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर जाकर के आप बता पाएंगे। बताइए पहले, मेरे सारे सही गए, बहुत बढ़िया। बी से बोल, बहुत सही है, बहुत सही है। बी से बोल, सही है। देखिए एक बार, सी फॉर सीडीबी क्वीन, बहुत ही सही। देखिए, बोथ रीइंफोर्स आर रिस्पॉन्स, यानी दोनों किसी अनुक्रिया को बढ़ाते हैं। दंड से कौन सी अनुक्रिया बढ़ी है? दंड तो दिया इसलिए जाता है कि जो एक्शन कर रहा है बच्चा वो बिहेवियर ना हो दोबारा, है ना, वो घट जाए। भाई कोई बच्चा है, शोर मचा रहा है या फिर काम नहीं करके लाया तो दंड दे दिया आपने, तो आप वो चाहते हैं ना कि कभी ना करे, ठीक? तो इससे रीइंफोर्स तो हो ही नहीं सकता। रीइंफोर्स का मतलब है बढ़ावा देना, पुनर्बलन का मतलब है बढ़ावा देना किसी एक्शन को। बोथ वीकन आर रिस्पॉन्स, यानी दोनों क्या करते हैं? कमजोर करते हैं एक रिस्पॉन्स को। ऐसा भी नहीं है, रीइंफोर्समेंट का तो मतलब ही है कि बढ़ावा देना किसी व्यवहार को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक? फिर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मेक्स अ रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गर वाइल पनिशमेंट मेक्स अ रिस्पॉन्स वीकर, यानी नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। कुछ समझ में आ रहा है? फिर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वीकन्स अ रिस्पॉन्स वाइल पनिशमेंट मेक्स अ रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गर। देखो, पनिशमेंट से कोई रिस्पॉन्स कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। पनिशमेंट तो घटाने के लिए दिया जाता है किसी व्यवहार को। पनिशमेंट तो दी ही इसलिए जा रही है जो काम कर रहे हो उसको ना करो, और रीइंफोर्समेंट इसलिए दिया जाएगा कि जो भी सही काम है, जो भी काम है उसमें बढ़ावा हो, चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? आप कोई चीज हटा लेते हो जिससे बिहेवियर बढ़ जाए, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप कुछ ऐड कर देते हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हो सकता है आपने कहा बच्चे को वेरी गुड, शाबाश। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप क्या करोगे? मान लीजिए कोई शोर आ रहा है क्लासरूम में कहीं से, गेट बंद कर दिया, अब शोर नहीं आ रहा, ये पॉजिटिव हो गई चीज, है ना। बच्चे को गर्मी लग रही थी और पंखा है जो बहुत आवाज कर रहा है, आपने एसी लगवा दिया रूम में, पंखा बंद कर दिया, पंखा हटा लिया आपने। एसी नहीं भी लगवाया तो वो पंखे को बंद कर दिया या ठीक कर दिया या हटा दिया, क्या है? नेगेटिव। कि आप चाहते हैं बिहेवियर में इंक्रीमेंट हो, ठीक? तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि पनिशमेंट हमेशा वीक करेगी आपके व्यवहार को, है ना। आपके एक्शन को वीक करने के लिए पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुनर्बलन बढ़ावे के लिए दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को या नहीं हो रही है? बता दीजिए। बताया था, याद आ गया, प्रीति कह रही है, वेरी गुड। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? हाँ, ये रहेगा बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड रहेंगे 1 साल तक आपके पास वीडियोस, वैलिडिटी जब तक भी आपके कोर्स की। अगर आपके कोर्स की वैलिडिटी जल्दी खत्म होगी तो वो आप देख लेना, सबकी कोर्स की वैलिडिटी अलग होगी ना, शुरू कब हुआ है उसके हिसाब से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस विल बी, यानी सबसे महत्वपूर्ण रोल, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में किस चीज की होगी इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। पहला है बच्चे का उच्चारण, मतलब दूसरा है बच्चे का उच्चारण, चाइल्ड्स प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट है लर्निंग रूल्स फॉर लिंग्विस्टिक यूज बाय चिल्ड्रन, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, जो वो पकड़ लेता है, ग्रैस्प कर लेता है रूल्स को, जैसा कि आपने सीटेट में पढ़ा होगा कि चॉम्स्की कहते हैं कि वो क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। फिर है नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण का ज्ञान, या फिर लास्ट है कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स,
क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पे 4 ऑप्शंस में से? थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। लर्निंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? लर्निंग की बात हो रही है। देखो प्रोनाउंसिएशन, यहां कोई लैंग्वेज की बात तो हो नहीं रही है कि प्रोनाउंसिएशन पे ही फोकस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस विल बी, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण रोल किस चीज का होगा, ये पूछ रहे हैं। फिर है नॉलेज ऑफ ग्रामर, ऐसा भी नहीं है जरूरी। लर्निंग रूल्स फॉर लिंग्विस्टिक यूज बाय चिल्ड्रन, भाषाई प्रयोग के लिए नियम को पकड़ना, बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पकड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का होगा बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में? बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना या पाठ्य पुस्तकों की सामग्री? क्या कहना चाहेंगे? देखो कई जगह पे आपको यह भी मिल सकता है कि कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, जो कि बात सही है कि पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है वो महत्वपूर्ण है, उसका रोल होगा सीखने में। रोल तो सबका है, ऐसा नहीं है किसी का नहीं है, बट बेहतर ऑप्शन हमारे पास यही है कि लर्निंग रूल्स फॉर लिंग्विस्टिक यूज बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, कि कैसे आप भाषा को प्रयोग कर रहे हो, ये नियम आप जान पाओ। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेपिटिशन प्रमोट लर्निंग, यानी जो बार बार दोहराव है, दोहराना है, उससे लर्निंग बेहतर होती है, प्रमोट करता है रेपिटिशन किसको? लर्निंग को। ठीक, विच लॉ ऑफ लर्निंग कंफर्म्स दिस, कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग इस चीज को कंफर्म करता है? ये कौन से, देखो रूल्स को पकड़ना रटना नहीं है, यहां पे ये ऑटोमेटिकली बात हो रही थी कि रूल्स को वो ग्रेस्प कर ले, जो उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसको चॉम्स्की कहते हैं, उसके माध्यम से, रट के नहीं। इसलिए ऑप्शन ए के साथ गए। अगर यहां रटने की बात कहीं भी दर्शाई गई होती या थोड़ा सा भी चेंज हो जाता लैंग्वेज में, तो मुझे लगता है कि फिर हम कंटेंट ऑफ बुक्स पे चले जाते। कंटेंट ऑफ बुक्स का रोल होगा कि जो पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री है वो महत्वपूर्ण है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वही होगा आंसर। अगर लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर होती तो हम जा सकते थे डी के साथ। रेपिटिशन प्रमोट लर्निंग, विच लॉ ऑफ लर्निंग कंफर्म्स दिस, यानी बार बार जो दोहराव है वो अधिगम को बढ़ावा देता है। बताइए। लॉ ऑफ एफर्ट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, भाई एग्जैक्ट तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, एफर्ट थोड़ा ही पढ़ा हमने। ठीक, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, एफर्ट हो सकता है आपने किसी चीज के प्रति एफर्ट किया, जरूरी नहीं है बार बार किया। एक्सरसाइज का मतलब है बार बार अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना किसी चीज की, तो बार बार दोहराव तो प्रैक्टिस में आएगा, एफर्ट में नहीं आएगा। तो ये जरा सा अंतर है इनकी दोनों की लैंग्वेज में, प्रयास और अभ्यास में, और आंसर हो जाएगा यही। इस सिचुएशन में इंग्लिश वाला सेक्शन जरूर देख लेना। रिपीटिंग रूल, लॉ ऑफ सिमुलेशन यानी इमिटेशन मान लीजिए, ऐसा नहीं है। कोई कह रहा मेरा नाम नहीं लेती हैं आप, नाम ही निकल गया आपका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा एक पेयर सही नहीं है, नॉट करेक्ट। एक बार वो वाला क्वेश्चन फिर से एक बार उस पर रिविजिट कर लेंगे, उस पर और सोच लेंगे थोड़ा सा। वो क्वेश्चन हल्का सा इधर उधर जा सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है, उसकी जैसी लैंग्वेज है, पॉसिबिलिटी है उसमें। नहीं प्रियादर्शनी, वहां तो नहीं हूं अभी, मैं वहां से तो छोड़ चुकी हूं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, देखिए कौन सा एक पेयर करेक्ट नहीं है। आंटी कैसी हैं अब? अच्छी हैं अभी तो गुरप्रीत। कोई कह रहा है रिपीटिंग भी, तो लॉ ऑफ रिपीटिंग कुछ नहीं है ना, लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, सिर्फ रिपीट नहीं करना ना, अभ्यास, उस तरह की भी तो चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो आप। मैथ्स में एक रूल सीख लिया, जरूरी थोड़ी एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इसलिए रिपीटिंग होना गलत है वहां पे। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको पता है एसआर थियरी थॉर्नडाइक ने दी है, ये बात तो सही है, और आपको नॉट ढूंढना है। ठीक, ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने दी है, ये बात भी सही है। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलव ने दी है, ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन होल थियरी या गेस्टाल्टवाद का कॉन्सेप्ट
ये गेस्टाल्टवादी कहते हैं, कोहलर, कोफका, बर्टहाइमर, कर्ट लेविन। हल ने तो ड्राइव रिडक्शन थियोरी दी है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्वेश्चन का नंबर याद रखना, एक बार उसको फिर से डिस्कस करेंगे लास्ट में। उसके आंसर में कन्वर्जन पॉसिबल है। यही तो पेडागोजी का खेल है ना, 2 + 2 4 नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटी बन जाती है आंसर के दोनों के ही ठीक होने की। कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन होते हैं, वो पेपर में भी होते हैं, इस तरह की चीजें आंसर की में भी फिर दिक्कत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कौन सा एक फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? फीडबैक, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड या इमिटेशन? देखो, इमिटेशन को लर्निंग के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लैंग्वेज मान लेंगे, फीडबैक भी मान लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे का गतिविधि करना, भौतिक विश्व के साथ उसका अनुभव, वो गतिविधि करे। ऐसा प्याजे भी कहते हैं, जिन्होंने प्याजे की थ्योरी पढ़ी है उनको जल्दी समझ में आना चाहिए ये बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार। कॉग्निटिव एबिलिटी इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, यानी संज्ञानात्मक जो क्षमता है किसमें? प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्याजे को याद कर लीजिए, मैंने जान के थोड़ा सा अलग क्वेश्चन डाला है ताकि आपको याद आ जाए प्याजे। जिनके बैच में हो चुका है उनके लिए तो और ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, जिन्होंने सीटेट में जरूर पढ़ा होगा, अगर बैच में नहीं हुआ है अभी तक आपके तो आगे तो होना ही है। ठीक है, बताइए कॉग्निटिव एबिलिटी प्री ऑपरेशनल पीरियड में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे के अकॉर्डिंग 2 से 6 वर्ष। बताइए। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बाद में आती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हाँ ये तो आ ही जाएगा। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना उन्हें आ जाएगा, ये तो ठीक है। ये लेकिन सेंसरी मोटर में ही आ जाता है, ये जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है। इसका आंसर आपको कई जगह पे गलत मिल जाएगा। ठीक है, ये जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाता है, सच्चाई तो ये है। ऑफिशियल आंसर भी इसका यही है, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी ईगो सेंट्रिज्म जो है वो जाने लगता है 7 साल तक आते आते। ये 2 से 7 वर्ष है ना, 7 साल तक आते आते इसकी भी 2 स्टेजेस हैं, एक तो 2 से 4 है, एक 4 से 7 है। तो 4 से 7 तक, इसके अंत तक प्री ऑपरेशनल के, वो दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना सीख जाता है, इसलिए आंसर डी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, डिलीटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू मेंटेन बैलेंस इज कॉल्ड, यानी प्रक्रिया किस चीज की? एडजस्ट करने की, यानी समायोजन की, डिलीट करने की किसी चीज को, क्रिएट करने की कुछ नया स्कीमा, और मेंटेन कर रखने की बैलेंस को क्या कहलाती है? बताइए एक बार, क्या कहलाती है ये बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे कहां? आगे। अरे बहुत बढ़िया हामिदा, हाँ कर दो कर दो। क्या नाम है आपका? सोनू, कर दो मेल। ठीक है अभिषेक, पूछ लेना। अच्छा ठीक है स्मिता, देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बताइए, आंसर कीजिए। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, डिलीटिंग एंड क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू मेंटेन बैलेंस, नए स्कीमा को मेंटेन करने के लिए या बैलेंस मेंटेन करने के लिए नए स्कीमा को ऐड करना, पुराने को डिलीट करना या एडजस्ट करना, क्या कहलाता है? ये दोनों तो वाइगोस्की की थियोरी के हो गए। स्कीमा फॉर्मेशन होता है, नया स्कीमा क्रिएट करना अडेप्टेशन कहलाता है, जब आप बैलेंस के लिए पुराने को या तो अडेप्ट करते हैं ना आप किसी भी सिचुएशन में, तो जो आपके दिमाग में पहले से है उसको ठीक करोगे, डिलीट करोगे, नया बनाओगे, तो अडेप्टेशन पूरी प्रोसेस है जो बैलेंस क्रिएट कर देती है। बैलेंस की स्टेट को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। अनदर नेम फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए दूसरा नाम बता दीजिए। आई थिंक छत्तीसगढ़ टेट में भी पूछा गया है और यूपी टेट में भी ये पूछा हुआ है, आई थिंक नहीं सुपर टेट में पूछा हुआ है एक बार, यूपी का एग्जाम होता है ना सुपर टेट, देखो एक बार, और पूछा जा सकता है रीट में भी किसी ना किसी रूप में पूछ लिया होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम बता दीजिए। पहला है कॉन्टिगुअस लर्निंग, जिसको गुथरी ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। फिर है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, देन आपका एंशिएंट कंडीशनिंग, फिर है साइन लर्निंग। आंसर कीजिए। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम
नैमित्तिक कंडीशनिंग या आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी इसको हम कह सकते हैं, अनुक्रिया सिद्धांत कह देते हैं कई लोग। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इसका दूसरा नाम अनुक्रिया अनुबंधन भी हो सकता है या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी हो सकता है। ठीक है, बताइए इतनी बात ठीक है या नहीं? नहीं बता पा रहे हैं क्या? देखो एक बार, कमेंट से रुक गए आपके, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कमेंट्स रुक रहे हैं। चलो फिर 1 मिनट रुको, मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेती हूँ, आज कमेंट्स अटक रहे हैं। क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एकदम बढ़िया। चलिए फिर, रेन इन फरीदाबाद, हाँ आज दिल्ली एनसीआर में खूब बारिश हुई है, हमारे यहाँ भी इवन ओले भी पड़े शायद। आगे बढ़ेंगे, ये साइन लर्निंग हमने अभी ये समझे थे, मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ जिनको समस्या हो रही हो ये समझने में। ठीक है, देखो एक बार, देखो अगर हम बात करें अनदर नेम फॉर, ये कॉन्टिगुअस आपको पता है गुथरी ने दी है, समीपता का सिद्धांत, कोई चीज पास रखोगे तो एक बार में सिंगल टर्म में सीख जाओगे, इसको एकल सिद्धांत भी कहते हैं। इसको स्किनर ने ही दिया, जिसका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही दूसरा नाम है ये। एंशिएंट कंडीशनिंग ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, साइन लर्निंग को टॉलमैन ने दिया है। ठीक है, बात क्लियर है? कोई कह रहा है जोधपुर में भी बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर, यानी स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये पूछा है। स्किनर बॉक्स मैंने आपको बताया होगा, एक कहावत भी चलती है, इवन द रैट वॉज वाइट, मतलब चूहा भी सफेद ही था, इतना ज्यादा अमेरिकन का प्रभाव है। यूपी में भी हो रही है बिल्कुल। हाँ, आंसर्स हाईलाइट करके डाल दीजिएगा। सारा काम मुझे से करा लो, खुद भी कर लिया करो कुछ, आंसर्स हाईलाइट करके डाल दें, नहीं डालें तो डाल देंगे चलो। और वो वाला जो क्वेश्चन है उसका भी एक बार मैं उसको एक बार कंफर्म कर लूंगी कि उसकी लैंग्वेज में कहीं दिक्कत है या ट्रांसलेशन में दिक्कत हुई है, क्योंकि ये बनाए हुए क्वेश्चन है कुछ कुछ, तो एक बार चेक भी कर लेंगे। तो उसके बाद ये हाईलाइट करके मैं आपकी पीडीएफ डलवा दूंगी, तो उसमें आंसर्स फिर से आप रीचेक कर लीजिएगा। हाँ, सीटेट में भी हेल्पफुल होगा, बिल्कुल देख लो। स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर वर्बल लर्निंग, यार वर्बल लर्निंग थोड़ी सिखाई जा रही थी, बोलना थोड़ी सिखाया जा रहा था। ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग के लिए, ड्राइवर फॉर लर्निंग, सडन लर्निंग, गेस्टाल्टवाद थोड़ी है, ये तो गेस्टाल्टवाद में होता है, सडन तो अचानक से, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।